रिकॉर्डिंग का आपने याद भी नहीं करवाया। चले बात कर लेते हैं दोबारा। हाँ जी, हमारे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने नहीं लगाई थी, किसी ने याद भी नहीं करवाया। तो मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है? मल्टीपल रिग्रेशन में ये होता है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि मैंने लिखा y इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। पहले क्या होता है? y इज अ फंक्शन ऑफ जस्ट x1 था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब क्या हो गए हैं? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं। इसकी मैंने इकोनॉमिक एक इक्वेशन लिखी है, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइस। इधर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है। क्वांटिटी डिमांड और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम वो भी शामिल करते चले जाएंगे। तो जो जितने ज्यादा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शामिल करते हैं, जो हमारी एरर की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि जो जो वेरिएबल्स हम इग्नोर करते हैं वो सब के सब एरर में इंक्लूड होते चले जाते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया ही तब कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। बट इकोनॉमिक्स में ये होता है कि आप का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन वन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें तमाम की तमाम वही अजम्पशंस होगी जो कि हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड की पढ़ी हैं। बस इसमें एक एडिशनल अजम्पशन हमने ये लेनी है, देयर इज ए नो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? जिस तरह की ये मैंने इनकम ली है और ये प्राइसेस ली है, इनकम और प्राइसेस का अगर कोई रिलेशनशिप बन जाता है, जिस तरह इनकम 1 2 3 और प्राइसेस 2 4 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस किसकी इक्वल है? प्राइस इक्वल है 2y की इक्वल है इस इक्वेशन में। यानी कि यहाँ अगर मैं इनकम 1 पुट करूं तो प्राइस 2 आएगी, 2 पुट करूं 4 आ जाएगी, 3 पुट करूं 6 आ जाएगी, 4 पुट करूं 8 आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ 1 2 3 4 है, ये 2 4 6 8 है, यहाँ 2 2 का गैप आ रहा है, ये 1 1 का आ रहा है। अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करूं तो लीनियर रिलेशनशिप होगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। ठीक हो गया, उनको फाइंड आउट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। सेम वही अजम्पशंस हैं, सब चीजें वही हैं जो हम सिंपल रिग्रेशन में पढ़ चुके हैं, वैसे ही वेरिएंस फाइंड आउट करना है। हालांकि अभी मैंने वेरिएंस फाइंड आउट नहीं किया, वो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे, उसमें देखेंगे वेरिएंस को। और जैसे आर स्क्वायर फाइंड आउट किया था वैसे ही आर स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल रिग्रेशन की जो थ्योरी है वो सेम मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर अप्लाई होगी, पर इसमें हम वहां पर हमने पढ़ा था कोरिलेशन, यहाँ पर हम मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे और पार्शियल कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब मल्टी कोलिनियरिटी की हम डिटेक्शन टेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ये चीजें यूज होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। मल्टीपल कोरिलेशन मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट में क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है, इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2। ठीक हो गया। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं ये x1 है, इसका नाम x1 रख देते हैं, इसका x2 x3। मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट में देखते हैं कि हम इस वेरिएबल्स का इन दो वेरिएबल्स के साथ लीनियर रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक हो गया। तो सिचुएशन ऐसे भी बन सकती है, x2 इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x3। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी वही है, सिमेट्रिकल वाली। x3 इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, यानी कि x1 को x1 का और x2 3 इनका कंबाइन और ये सिंगल, इनका हम लीनियर रिलेशनशिप देखेंगे। इसमें x1 और x3 कंबाइन और x2 के साथ लीनियर रिलेशनशिप देखेंगे। x2 और x3 इनका हम कंबाइंड रिलेशनशिप देखेंगे। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। वहां से जस्ट हमारा क्या था? वहां हमारा कोरिलेशन था कि दो वेरिएबल्स होते थे x1 और x2, इनका आपस में हम लीनियरली एसोसिएशन देख लेते थे, कितने ये लीनियरली एसोसिएट है। अब यहाँ मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ तो जस्ट 2 थे,
यहाँ 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल्स को एक साइड पर रखा, दो वेरिएबल्स को दो साइड पर, अब इनको कंबाइन कंसीडर कर रहे हैं, इधर भी इनको कंबाइन कंसीडर कर रहे हैं, और इन वेरिएबल्स का आपस में लीनियरली हम एसोसिएशन देख रहे हैं। इसका फॉर्मूला अक्सर पूछ लिया जाता है, अगर आर 1 2 का हमने, यार 1 को हमने पहले लिखा और 2 3, ये दो, ये अब हकीकत में ये दो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है और ये है, इनका आपस में कोरिलेशन देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, आर 1 2 का स्क्वायर प्लस आर 1 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 2 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर माइनस 2 R1 R 1 3 R 2 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R 2 3 का स्क्वायर। इसमें हम सबसे पहले ये जो वेरिएबल्स हैं दो, x1 और x2, इनका अलग कोरिलेशन, जैसे कि सिंपल में हमने फाइंड आउट किया था, ये फाइंड आउट कर, फिर R 1 3, ठीक हो गया, फिर R 2 3, इनकी वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा। और दूसरे में अगर हम देखें R 2 1 3, इसमें क्या होगा, R 2 1 का स्क्वायर R 2 3 का स्क्वायर माइनस 2 R 2 1 R 2 3 R 1 3, ठीक हो गया। इनकी प्रॉपर्टी भी वही सिमेट्रिकल है, अगर R 1 3 लिख दें या R 3 1 लिख दें, बात सेम ही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R 1 3 का स्क्वायर। अगर इसका हम फाइंड आउट करें मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट R 3 1 2 R 3 1 का स्क्वायर जमा R 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 R 3 1 R 3 2 R 2 1 1 माइनस R 2 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। कल मैंने आपको सिंपल कोरिलेशन पढ़ाया था और रैंक कोरिलेशन पढ़ाया था, आज ये मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट मल्टीपल रिग्रेशन में पढ़ाया है। तो ये चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब हम हेटेरोस्क्लेरोसिटी मल्टीकोलिनियरिटी को पढ़ेंगे तो वहां पर इनके फॉर्मूले। सेकंड है जी पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स दिए गए होते हैं, हम उनमें से कोई से दो वेरिएबल्स को पिक करते हैं, अदर को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, उन स्पेसिफिक दो वेरिएबल्स का हम रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। इसका इससे हमें अंदाजा हो जाता है, जब हम मल्टीकोलिनियरिटी डिटेक्ट कर रहे होते हैं, मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम नॉर्मली ये टाइम सीरीज डाटा में होता है, इससे हमें ये फायदा हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि कौन से वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड है। फिर उन वेरिएबल्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं या उनका कोई सब्स्टिट्यूट्स तलाश करते हैं या उसकी डाटा की फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। तो पार्लेशन कोरिलेशन क्या होता है, पार्लेशन कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल इन मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम अंडर द कंडीशन दैट कॉमन रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस। यानी कि वो बात उसने क्या की है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। इसको x1 कंसीडर कर लेते हैं, x2 एंड xn, इसमें से कोई दो वेरिएबल्स ले लेते हैं x1 और x2, यहाँ डॉट लगाया, x3 x4 एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है, हमने कांस्टेंट या इसको एक्सक्लूड कर दिया। ये दो वेरिएबल्स चूज किए हैं, इन वेरिएबल्स का हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अदर निगलेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, x1 x3 का कर लेंगे, x2 x4 एंड सो ऑन, उनको हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। x2 x3 का हम फर्ज करें फाइंड आउट कर रहे हैं, और x1 x4 x5 एंड सो ऑन सब के सब हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। ठीक हो गया, इसे हम क्या कहते हैं,
पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। पार्शियल कोरिलेशन measure the degree of linear relationship between any two variable in a multivariable प्रॉब्लम, यानी कि मल्टी वेरिएबल्स है, मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है, इसमें हम कोई से दो वेरिएबल्स को पिक कर कर उनकी लीनियर एसोसिएशन को चेक करेंगे। अब ये आपके सामने एग्जांपल है, y इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, y को x1 का नाम दे देते हैं, x2 और इसको x3। अब हम पहले दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन को सपोज चेक कर रहे हैं, और 1 2 3, तो इसमें हम R12, ये पहले 1 2 आ गया, माइनस R12 R23, इसी को रिपीट किया, डिवाइडेड बाय R12 R13, 13 और 23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये वाला R13 का स्क्वायर, 1 माइनस R23 का स्क्वायर। इसमें हमने इन दो वेरिएबल्स के दरमियान, इस वेरिएबल्स और इस वेरिएबल्स के दरमियान लीनियरली एसोसिएशन को चेक किया है, और इसको हमने अभी नेग्लेक्ट किया है। दूसरे में हमने क्या किया, R13 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, R13 माइनस R12 R32 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये R12 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R32 का स्क्वायर। तीसरी, ये पहले सिचुएशन हो गई, तीसरी सिचुएशन हो जाएगी R231 को कांस्टेंट रख लेंगे, और 23 माइनस R21 R31 21 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर। ठीक हो गया। इनके प्रॉपर्टीज सेम वही होंगी जो हम पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन आपने हमेशा याद रखना है, -1 और +1 के दरमियान इसकी वैल्यूज लाइक कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन में यूज की जाती है एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसको हम आर बार स्क्वायर लिखते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या बताता था, गुडनेस ऑफ फिट को बताता था, और ये बताता था कि हमारा जो टोटल वेरिएशन है वो एक्सप्लेन वेरिएशन की वजह से कितना है, यानी कि टोटल वेरिएशन में एक्सप्लेन वेरिएशन का कितना रोल है और रेजिड्यूल का कितना रोल है। दूसरे लफ्जों में जो लीनियर एसोसिएशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे कितना इन्फ्लुएंस है, और हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चूज किया है वो कितना इफेक्टिव है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या थी कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि टोटल वेरिएशन जो आ रहा है वो एक्सप्लेन वेरिएशन की वजह से कितना है, जो आपने वेरिएबल इंक्लूड किए हैं उनकी वजह से कितना वेरिएशन आ रहा है, और रेजिड्यूल की वजह से कितना आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये आता है मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर, मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर, कि जैसे आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं तो आर स्क्वायर ना हमारा ओवर एस्टिमेट हो जाता है, यानी कि आर स्क्वायर ने अगर सिर्फ फर्ज करो 0.9 आना था, मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर ये कितना हो जाएगा, 0.95 आ जाएगा, यानी कि वैल्यूज को ये ओवर एस्टिमेट करता है। तो ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है, और गुजराती की बुक में, कॉर्डसेनिस की बुक में भी लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो आर स्क्वायर का या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का उसे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, यानी कि अगर वेरिएबल्स आप इंक्रीज करोगे आर स्क्वायर भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ
वेरिएबल्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आर स्क्वायर भी हमारा इंक्रीज होगा। तो फिर हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, हम इसको एडजस्टेड आर स्क्वायर की मदद से एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, स्लाइड्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी मल्टीपल रिग्रेशन की, उसमें ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है और ये सॉल्व भी हुआ है। इसमें आर स्क्वायर का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस समेशन ई का स्क्वायर बटा समेशन वाई आई का स्क्वायर। ये हमारे पास रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर होता है, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है। रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर और एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को ना हम इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं। इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n माइनस के होती है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 होती है। ये अभी मैं अनोवा टेबल पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर आएगी, अभी आप जस्ट इसको ना वैसे ही देख लें n माइनस के और n माइनस 1, मैं न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा तो न्यूमेरिकल में इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास सैंपल नहीं है तो अभी मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैसे ये स्लाइड के अंदर मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जब जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैंने डिवाइड किया तो ये इसके ऊपर बार लग जाएगा और इसका फार्मूला बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 1 और n माइनस के। ये एडजस्टेड आर स्क्वायर का फार्मूला है। अब कुछ एडजस्टेड आर स्क्वायर की ना प्रॉपर्टीज हैं। हमेशा एडजस्टेड आर स्क्वायर लेस होता है आर स्क्वायर से, यानी कि अगर इसकी 0.9 वैल्यू है तो ये 0.93 होगा, ये इससे बड़ा होगा। जैसे जैसे आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे, सैंपल को इंक्रीज n नंबर वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे तो जो इनके दरमियान गैप है एडजस्टेड आर स्क्वायर में और आर स्क्वायर में वो कम होता चला जाएगा। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो देन एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। यानी कि यहाँ मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, ये सारा 0 हो जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। एडजस्टेड आर स्क्वायर में इंक्रीज व्हेन न्यू वेरिएबल इज एडेड, यानी कि अगर आप जैसे कि मैंने ये बताया आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करते जाएंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, ये मैं ऐड करता जा रहा हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का ताल्लुक होता है n माइनस के से, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू बढ़ी हो रही है, तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर हम कल बात करेंगे, जस्ट यहाँ मैं आपको ये एडजस्टेड आर स्क्वायर समझा रहा हूँ। तो इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जी, कि एडजस्टेड आर स्क्वायर इक्वल टू 1 जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा लेस देन होता है आर स्क्वायर से। अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो मल्टीपल रिग्रेशन चीज के अंदर, मल्टीपल रिग्रेशन में ये 4 प्रॉपर्टीज थी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई या नहीं, ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। आगे जो हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे इसकी assumptions की, उसमें ये बार बार डिस्कस होंगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स जो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर यूज होती हैं, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जिनको डील करता है, या जो हमारे पास मॉडल होते हैं। मॉडल, सबसे पहला जो मॉडल होता है ना वो हमारे पास लीनियर होता है। वो पैरामीटर्स के अंदर भी लीनियर होगा और वेरिएबल्स के अंदर भी लीनियर होगा। हमने एक assumptions पढ़ी थी कि हमारे पैरामीटर हर हाल में लीनियर्स होने चाहिए। तो पहला लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल है जी y इज इक्वल टू बीटा 1 जमा बीटा 2 x। ये हमारा लीनियर है, ये पैरामीटर में भी लीनियर है और वेरिएबल्स में भी क्या है, लीनियर है।
तो इसकी जो बीटा टू होता है वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड होता है कि आप डेरिवेटिव ले लें। जब डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट जीरो, इसका डेरिवेटिव वन आ गया, तो बीटा टू क्या है हमारा स्लोप है। जैसे कि हमने वो फाइंड आउट की थी वैल्यूज को प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ इंटरसेप्ट था फर्ज करें 1.2 और 2 मेरी क्या थी स्लोप थी। ये इस तरह का हमने एस्टी वाई की वैल्यूज को एस्टिमेट किया था। तो जो इसमें ये 2 आया है ये मेरे पास क्या होगा स्लोप होगा। अब वो साथ क्या देता है कि आप इलास्टिसिटी फाइंड आउट करें, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई मीन और एक्स मीन। ठीक है, वाई मीन सपोज उधर हमारे पास 11 था और एक्स मीन हमारे पास फर्ज करें 11 ही एज्यूम कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इधर वैल्यूज को पुट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स जो आपने ये स्लोप फाइंड आउट किए। एक्स मीन 11 है और ये 11 है, तो इलास्टिसिटी इधर क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि जो स्लोप थी वही हमारी इलास्टिसिटी आ गई। और अगर हम इसकी डायग्राम को बनाएंगे तो वो इस तरह की स्ट्रेट बनेगी जो ये शो कर रही है कि इसकी स्लोप कांस्टेंट है। नजर आ रहा है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह स्लोप क्या है कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब ये इलास्टिसिटी वैसे कांस्टेंट नहीं होगी, होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो ये एज्यूम कर लिया है। और हर पॉइंट्स के ऊपर इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है डिफरेंट होती है लीनियर्स की। जिस तरह यहाँ इक्वल टू 1 होती, यहाँ ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ लेस देन 1 होगी, इलास्टिसिटी का एक अलग फार्मूला है। तो ये तो हमने मीन की पूरी एक पॉइंट खास स्पेसिफिक पॉइंट की पॉइंट आउट कर लिए, यहाँ पर क्या है 2 है, पर हर पॉइंट्स के ऊपर क्या होती है डिफरेंट होती है। वो हम माइक्रो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सम टाइम वैल्यूज दे देता है आपको और कहता है कि ये रिग्रेशन इक्वेशन है, काफी घुमाकर है, तो आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का भी कहा है, जान सकता है। दूसरा हमारे पास होता है डबल लॉग मॉडल। डबल लॉग मॉडल, डबल लॉग मॉडल में क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो भी लॉग फॉर्म में होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी लॉग फॉर्म में होता है। ये जो मॉडल होते हैं ना ये ओरिजिनली लीनियर फॉर्म में नहीं होते। इनमें जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना वो नॉन लीनियर फॉर्म में होते हैं। उनको हम लीनियर फॉर्म में लाने के लिए पैरामीटर्स के लीनियर ही होते हैं, क्योंकि क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल की हमारे पास अजम्पशंस थी कि जो इसके पैरामीटर हैं वो लीनियर होने चाहिए। ठीक हो गया, तो हम इनको लीनियर्स बना लेते हैं। और प्रॉब्लम क्या आता है कि वेरिएबल्स के साथ फिर क्या आ गया लॉग आ गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इलास्टिसिटी और जो स्लोप है ना उसके फार्मूले चेंज हो सकते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं y का तो ये क्या रहेगा 1/y, और साथ क्या रहेगा dy ओवर dx। इसका जब डेरिवेटिव लूंगा ये 0 हो गया बीटा 1, और x का क्या रहेगा 1/x, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉग में जो वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उसको ऊपर जाके लॉग लेंगे। x का वेरिएबल क्या आएगा लॉग आएगा 1, y का भी क्या आएगा 1, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा। तो ये क्या आ गया 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स 1/x। ठीक हो गया, y को उधर ले जाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स बीटा 1 y/x। तो जब आपके पास डबल लॉग मॉडल होगा, ठीक है, लाइक ए कॉब डगलस, उसमें आपकी जो स्लोप होती है उसका फार्मूला होगा बीटा 1, और जो y की और x की एवरेज वैल्यू होंगी वो आपकी क्या होगी स्लोप होगी। और अगर हम इसकी इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करें डी वाई ओवर डी एक्स एक्स ओवर वाई, डी वाई ओवर डी एक्स ये है बीटा 1 y ओवर x, और ये क्या है x ओवर y, x x से कैंसिल y y से कैंसिल बीटा 1 बच गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ये हम डबल लॉग या कोब डगलस में जो हम बीटा फाइंड आउट करते हैं ये स्लोप नहीं होती, बल्कि ये क्या होती हैं इलास्टिसिटीज होती हैं। ये मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक हो गया, तो इसमें हम कैसे पढ़ते हैं कि अगर लीनियर हमारे पास जैसे वो पहले दिया हुआ था बीटा नॉट
बीटा 1x। इसकी जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो यूनिट्स में करते हैं, इसकी जब इंटरप्रिटेशन करते हैं यूनिट लेस करते हैं। जिस तरह की ये वैल्यूज आ जाती है, ये 10 आ गया और ये 5 और इधर x, तो मैं ये कहूंगा कि x में 1 यूनिट इंक्रीज आने की वजह से y में 5 यूनिट इंक्रीज आएगा। यानी कि अगर ये केजी है और ये रुपीज है, कि अगर ये रुपीज कर लेते हैं और ये केजी कर लेते हैं, यानी कि अगर इसकी प्राइस में 1 रुपया इजाफा हो तो सप्लाई 5 केजी बढ़ेगी। यानी कि इसको मैं किस में इंटरप्रेट कर रहा हूँ, इसको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ यूनिट्स के अंदर। और दूसरी साइड पर इसमें अगर इसको मैंने कैलकुलेट किया है, y इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 5x, यहाँ मैं अगर 1% इजाफा करूंगा तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना इजाफा होगा, 5%। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिसिटी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लीनियर मॉडल में और लॉग मॉडल में। तो आप अगर रिसर्च कर रहे होंगे, करते हैं, जब आप लॉग लेते हैं वेरिएबल्स का, तो या आप डबल लॉग मॉडल बनाते हैं तो आप उसमें इंटरप्रिटेशन भी परसेंटेज में कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से आता है। कुछ हमारे पास सेमी लॉग मॉडल होते हैं। सेमी लॉग मॉडल, सेमी लॉग मॉडल क्या होता है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग में होता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल लॉग में होता है। जैसे कि यहाँ log y इज इक्वल टू बीटा 1 जमा बीटा 2। ये गुजराती की बुक है, पेज नंबर 173, उधर दी गई है ये चीजें। और या फिर क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू बीटा 1 जमा बीटा 2 log x। ठीक है भैया। अब इसमें अगर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है, सेम वही मेथड है, 1 ओवर y हो जाएगा, ये dy ओवर dx, और ये 0 हो गया, ये बीटा 2 आ गया। ठीक है। और dy ओवर dx, y उधर चला जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा। अगर इसकी इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करें, dy ओवर dx, x ओवर y, बीटा 2 y, x, y से कैंसिल, बीटा 2 x, बीटा 2 x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को के मीन को अगर हम जो बीटा फाइंड आउट किया उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी आ जाएगी। और अगर y की वैल्यूज को बीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। ठीक हो गया। इसमें होता क्या है, स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप क्या होती है, dy ओवर dx। अब ये क्या है, लॉग में है, dy क्या है, लॉग में है, और x क्या है, एब्सोल्यूट फॉर्म में। तो हम इसको ये कहते हैं relative change in dependent variable due to absolute change in independent variable। ठीक हो गया। दूसरी साइड पर इसका रेसिप्रोकल आ गया, dy ओवर dx 0, बीटा 2 1 ओवर x। ठीक हो गया। और अगर इसकी इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे, dy ओवर dx, x ओवर y, हाँ जी, बीटा 2 x, x ओवर y, x से कैंसिल, तो बीटा 2 ओवर y। अगर हम इसके स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये स्लोप है और ये इसकी इलास्टिसिटी है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट फॉर्म है, एब्सोल्यूट चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू relative चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। तो लास्ट हमारे पास होता है, टाइम कितना रह गया जी, और ये टाइम रह गया है हमारे पास 2 मिनट्स।
लास्ट होता है हमारे पास रेसिप्रोकल मॉडल होता है, लॉग रेसिप्रोकल भी होता है, रेसिप्रोकल भी होता है। मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, y इज इक्वल टू बीटा वन जमा बीटा टू वन ओवर एक्स, और ये सिंपल रेसिप्रोकल मॉडल है। और लॉग रेसिप्रोकल मॉडल में क्या होगा कि आपके पास लॉग y इज इक्वल टू बीटा वन माइनस बीटा टू वन ओवर एक्स, बस इसमें लॉग आ गया। तो इसको हल कैसे करेंगे जी? हल इसमें वैसे वही सेम मेथड है, डी वाई ओवर डी एक्स बीटा टू, एक्स ऊपर चला गया था ना, माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस टू, डी वाई ओवर डी एक्स बीटा टू, माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स दोबारा नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई, हाँ जी, माइनस बीटा टू एक्स टू और एक्स वाई, एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बीटा टू, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा माइनस बीटा टू एक्स ओवर वाई। ये माइनस ये शो कर रहा है कि जो रेसिप्रोकल होगा उसकी स्लोप हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। रेसिप्रोकल यानी कि एक्स था 10, हमने इसको क्या कर दिया, वन ओवर एक्स वन ओवर 10 किया हुआ हमने डाटा को, तो जो इसके रिजल्ट जिसका स्लोप आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो इकोनोमेट्रिक्स में यूज होते हैं, और गुजराती की बुक में इसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरीज भी लिखी हुई हैं। मैंने कोशिश किया कि आपको सारे का सारा ये समझा दिया जाए। अब ये लेस देन 1 मिनट से रह गया, तो आप इसको गुजराती की बुक का मैंने पेज नंबर लिख दिया था अभी, उधर से आप पढ़ेंगे और मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ेंगे। तो अब इंशाल्लाह हम ना इसके एक दो न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल्स समटाइम शॉर्ट्स